हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जून 2020 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, इन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है, क्या आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। तो आपको बताना है फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी भारत में सबसे पहले कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 1980, 1982, 1985 या फिर 1986। तो कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1982। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में लॉन्च हुई थी 1982 में, और ये यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1982 में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी। तेलंगाना में ये लोकेटेड है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च और साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि भारत में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशनल के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी एंट्री में दिया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एंट्री नंबर 63, एंट्री 64, एंट्री 65 या फिर एंट्री 66। तो बताइए कौन सी एंट्री है जिसमें हायर एजुकेशन के बारे में जिक्र है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एंट्री नंबर 66 यानी कि डी ऑप्शन। तो भारत के संविधान की जो एंट्री नंबर 66 है वो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टैंडर्ड्स और उसमें जो कोऑर्डिनेशन है इंस्टीट्यूशंस का, उसके बारे में बात करती है, और यूनियन लिस्ट की ये एंट्री है। ठीक है, 3 लिस्ट होती है ना हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो एंट्री है उस एंट्री के ऊपर आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया था। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 66 बात करती है हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कोऑर्डिनेशन अमंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग वाज इनिशिएटेड बाय MHRD इन 2003 टू एनहांस द क्वालिटी इन। सो NPTEL जो MHRD ने लॉन्च किया था 2003 में, वो किस एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। 3 ऑप्शन है आपके पास, मेडिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड लीगल एजुकेशन। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी इंजीनियरिंग एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये होगा। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता था। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था ये 2003 में लॉन्च किया गया था बाय द MHRD, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है। NPTEL की जो फुल फॉर्म है ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहले पूछी गई है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, ये इनिशिएटिव था 7 इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IISc का। जो 7 IITs थे वो थे IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की, और इसके साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी इनमें इन्वॉल्व था। इन सबका ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव था NPTEL। ठीक है, इनका पर्पस था कि जो इंजीनियरिंग एंड साइंस से जुड़े हुए कोर्सेज हैं उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना, कोर्सेज उसके लिए क्रिएट करना। ठीक है, अभी तो NPTEL पे मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज भी आते हैं, अगर आपने स्वयं पे कभी देखा होगा तो NPTEL पे अब इंजीनियरिंग के साथ साथ मैनेजमेंट के कोर्सेज भी आने लगे हैं, लेकिन इसको इनिशियली स्टार्ट किया गया था टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन इंजीनियरिंग एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज to the eligible official population in a given school year. Which of the following age groups explains the eligible ऑफिशियल पॉपुलेशन इन दिस रिगार्ड। सो एक तरह से यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की जो डेफिनेशन है वो ही आपको दे दी गई है, और आपसे पूछा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑफिशियल एज ग्रुप है वो कौन सा है। सो ऑप्शन हैं आपके 16 to 21 ईयर्स, 17 to 22 ईयर्स, 18 to 23 ईयर्स या फिर 19 to 24 ईयर्स। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 18 to 23 ईयर्स।
ठीक है। सो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं हायर एजुकेशन में इन ए गिवन ईयर, उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितनी भी पॉपुलेशन होती है 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज में, और इनटू 100 आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो निकल करके आ जाता है। अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इंडिया में वो है 27.1, और अभी जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई थी उसी के अकॉर्डिंग है ये 27.1। हमने उसके ऊपर एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे, तब भी मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय उच्च स्तरीय शिक्षा अभियान इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एमिंग एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बाज लॉन्च्ड इन। तो रूसा कब लॉन्च हुई थी आपसे ये पूछा गया है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन होता है रूसा से रिलेटेड हर बार ही। तो कब लॉन्च हुई थी रूसा? 2010, 11, 12 या फिर 2013? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2013। राष्ट्रीय उच्च स्तरीय शिक्षा अभियान लॉन्च हुई थी 2013 में। इसको MHRD ने लॉन्च किया था, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इस स्कीम के अंडर बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक फंडिंग भी प्रोवाइड करी जाती है टू द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, सो इसलिए रूसा को लॉन्च किया गया था ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो हायर एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज ए हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन। सो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था तक्षशिला को, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1980, 1982, 1984 या फिर 1986। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1980। सो 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला को डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो तक्षशिला है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में हायर एजुकेशन का। तक्षशिला सिटी में ये लोकेटेड थी ये यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडस रिवर के ऊपर। इसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है क्योंकि 2700 ईयर्स अगो इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अभी करंट इसकी जो लोकेशन है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इंपॉर्टेंट साइट है ये आर्कियोलॉजी की, इसलिए इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था 1980 में। और चाणक्य के लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है क्योंकि चाणक्य इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉलेजेस इज प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर क्रिएटिंग वर्क रेडी मैन पावर ऑन ए लार्ज स्केल। सो वर्क रेडी मैन पावर को क्रिएट करने के लिए लार्ज स्केल के ऊपर किस तरह की कॉलेजेस को सेटअप किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ऑटोनॉमस कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज या फिर टेक्निकल कॉलेज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी कम्युनिटी कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी कॉलेज कौन होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका फोकस होता है जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को प्रोवाइड करना ताकि स्टूडेंट्स को वर्क रेडी बनाया जा सके, और लोकल कम्युनिटीज़ में ये सेटअप इनको किया जाता है। इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो कोर्सेज सिखाए जाते हैं वो वोकेशनल होते हैं। वोकेशनल डिप्लोमाज ये चलाते हैं 6 मंथली, 3 मंथ कोर्सेज, 2 ईयर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं ये चलाते हैं, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लोकेलिटी में जो आप इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जिनमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाते हैं टू मेक यू जॉब रेडी, उस तरह के कॉलेजेस को हम कहते हैं कम्युनिटी कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी हेडेड बाय जैकस डेलोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टेंशंस विल बी विटनेस्ड ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। सो ऑप्शन दिए हैं द टेंशन बिटवीन ग्लोबल एंड द लोकल, बी ऑप्शन है टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, थर्ड है द टेंशन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, डी है द टेंशन बिटवीन पुअर एंड रिच, एंड ई है टेंशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़। सो बताइए 21st सेंचुरी की जनता कहाँ कन्फ्यूज्ड है, क्या टेंशन है उसको? ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A, B एंड C।
टेंशन बिटवीन पुअर एंड रिच ये नहीं है, टेंशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ ये भी नहीं है। तो क्या टेंशन्स हैं दुनिया में एज पर दिस रिपोर्ट, सो देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट ने कहा कि कुछ टेंशन्स जो हैं वो दुनिया में हैं, उनमें है सबसे पहले है ग्लोबल वर्सेस लोकल, यानी कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें या ग्लोबल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदें या स्वदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदें, ये यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यूनिवर्सल वर्सेस इंडिविजुअल, अपने बारे में सोचें या पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचें। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, जो ट्रेडिशनल हमारा कल्चर चला आ रहा है उसी के हिसाब से चलते रहें या नई चीज़ों को अपना लें। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, अपने गोल्स, किन गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें या शॉर्ट टर्म के बारे में सोचें। कंपटीशन वर्सेस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन को बीट करने पे ध्यान दें या सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करने पे ध्यान दें। अनलिमिटेड नॉलेज वर्सेस लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये भी एक टेंशन है क्योंकि आज की डेट में देखो इन्फॉर्मेशन बहुत है, आप नॉलेज लेना चाहो तो आपको बहुत नॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और यही टेंशन है कि अनलिमिटेड नॉलेज वर्सेस लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसके बाद एक और टेंशन है, टेंशन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करें या मटेरियलिज्म के ऊपर फोकस करें। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये टेंशन्स हैं आज की डेट में 21st सेंचुरी की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। 9th क्वेश्चन है, चाइनीज स्कॉलर्स किंग एंड ह्यून सैंग विजिटेड एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग, कौन से टाइम में इन चाइनीज स्कॉलर्स ने विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन हैं आपकी 5th सेंचुरी सीई, 7th सेंचुरी सीई, 10th सेंचुरी सीई एंड 12th सेंचुरी सीई। सो कौन से टाइम पीरियड में इन्होंने विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, ये आपको बताना है। सो क्या होगा इसका राइट आंसर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, 7th सेंचुरी सीई। सो ह्यून सैंग चाइनीज ट्रेवलर थे ये एक, इन्होंने भारत को विजिट किया था एंशियंट टाइम्स में 627 एडी से 643 के टाइम पीरियड के बीच में। हर्षवर्धन के रूल के टाइम पर ये आए थे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हर्षवर्धन के टाइम पर विजिट किया था ह्यून सैंग ने, ठीक है। और इनका पर्पस था यहाँ पर ये आए थे बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 7th सेंचुरी सीई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड। सो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है एक यूनिवर्सिटी का, चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार या फिर एजुकेशन सेक्रेटरी। तो आप सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन भी आपने करी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी होगी, या आप में से कुछ कर रहे होंगे। सो बताइए कौन होता है यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव हेड। So the right answer will be vice chancellor. So vice chancellor is the executive head of any university. So vice chancellor एक principal academic and administrative officer होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। वाइस चांसलर ही चेयर करता है यूनिवर्सिटी की जनरल बोर्ड को, ठीक है, एकेडमिक काउंसिल को एंड फाइनेंस कमेटी को, ठीक है। वाइस चांसलर के कुछ रोल्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं एक यूनिवर्सिटी में। ये एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं टू द होल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तब भी वाइस चांसलर ही करते हैं, विद इन द कंट्री एज वेल एज ओवरसीज, ठीक है। इनका काम होता है कि यूनिवर्सिटी के जो मिशन है, एम्स है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हों, उसके लिए एक फाइनेंशियल बेस को सिक्योर करना भी इनकी एक ड्यूटी रहती है। और इंपॉर्टेंट सेरेमोनियल ड्यूटीज़ भी ये कैरी आउट करते हैं, सिविक ड्यूटीज़ भी इनकी कुछ रहती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी वाइस चांसलर को जाना होता है, उसका भी एक उसमें उस फंक्शन में भी एज ए गेस्ट भी वाइस चांसलर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द यूजीसी इन इंडिया हैज स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है, एनसीटीई बीइंग ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूजीसी। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सी गलत है, आपको बताना है। क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या दोनों में से कोई एक सही है। क्या होगा इसका आंसर। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो यूजीसी वाली स्टेटमेंट तो यहाँ बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1, यूजीसी की स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना। एनसीटीई ये रेगुलेटरी बॉडी है टीचर एजुकेशन की, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये यूजीसी के कंट्रोल में नहीं आती है। एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसको सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 और ये सेटअप हुई थी 1995 में। इसका पर्पस है
डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्री, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना इसका काम है, जो भी नॉर्म्स होती हैं, रूल्स होते हैं, वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ये बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यूजीसी के कंट्रोल में ये नहीं आती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारी यहाँ पर फॉल्स है और 1 बिल्कुल करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है, इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम एज प्रेविलेंट नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कमेटीज लुक्स आफ्टर द फॉर्मल अप्रूवल ऑफ करिकुलम एंड कोर्स ऑफ स्टडी। तो प्रेजेंट जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन सी बॉडी या कमेटी जो भी हमारा करिकुलम होता है, कोर्स ऑफ स्टडी होता है, उसको फॉर्मल अप्रूवल देती है। अप्रूवल कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कमेटी देती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड इज एकेडमिक काउंसिल ऑफ कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन इज बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड फोर्थ इज यूनिवर्सिटी कोर्ट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकेडमिक काउंसिल ऑफ द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी। सो देखो, जो करिकुलम और कोर्स ऑफ स्टडी होता है उसको डिजाइन करती है बोर्ड ऑफ स्टडी, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल उसका रहता है, फॉर्मल अप्रूवल जो रहता है वो एकेडमिक काउंसिल प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एकेडमिक काउंसिल ऑफ कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी। Next question is, which one of the following ancient universities provided for the teaching of a special subject Vajrayana Buddhism along with the other subjects? So कौन सी ancient university specialized थी वज्रयान बुद्धिज्म में, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके मिथिला यूनिवर्सिटी, जगदाला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में से क्या होगा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा जगदाला यूनिवर्सिटी। सो जगदाला यूनिवर्सिटी को एक पाला किंग रामपाल थे जिन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था बंगाल में, ठीक है। इन्होंने इसे एज ए मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश करवाया था फॉर द स्टडी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट एजुकेशन इस सेंटर में दी जाती थी और ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक ये चलती रही थी। ड्यूरिंग द इन्वेजन, जब बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी इंडिया में तोड़ दिया गया था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसी टाइम पर ये भी डिस्ट्रॉय हो गई थी 1203 CE में, ठीक है। काफ़ी स्कॉलर्स, नोटेबल स्कॉलर्स इसमें भी हुए और इसकी जो बुक्स हैं उनको तिब्बतियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था। स्पेशलाइज्ड थी जगदाला वज्रयान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट एंड MHRD स्कीम एम्स एट। सो नीट एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। तो किस लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, सेकंड इज फैसिलिटेटिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, थर्ड इज बेटर फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज प्रमोट स्वच्छ कैंपसेस अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, उसने एक नई स्कीम को लॉन्च किया था, नीट, जिसका नाम था, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसको याद रखना, ठीक है। फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इस स्कीम का पर्पस था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक बेटर लर्निंग आउटकम हो स्टूडेंट्स का इन द हायर एजुकेशन। इस स्कीम का एम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए ताकि जो लर्निंग है वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो, कस्टमाइज्ड हो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर। कोई लर्नर है, उसको क्या सीखना है उसके हिसाब से उसको सिखाया जा सके, इनकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो और कस्टमाइज्ड हो, ठीक है। जो भी लर्नर को सीखना है वो अपने हिसाब से सीख सके, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हायर एजुकेशन में, ये पर्पस है इस पर्टिकुलर स्कीम का, जिसका नाम है नीट, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कमीशंस इन देयर रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी टू एक्सेलरेट द नेशनल इकोनॉमी। कौन से कमीशन या कमेटी ने कहा था कि साइंस एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी नेशनल की जो इकोनॉमी है वो एक्सेलरेट हो सके, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं आचार्य नारायण देव कमेटी, मुदलियार कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन एंड कोठारी कमीशन। किसने कहा था? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी कोठारी कमीशन, ऑप्शन नंबर 4।
अब हम यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस देख लेते हैं कोठारी कमीशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कुछ रिकमेंडेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। 1964 में ये कमीशन आया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए फॉर द चिल्ड्रन एज 16 to 14 ईयर्स, और कहा था कि 6% ऑफ द जीडीपी स्पेंड होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। अभी जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी 6% की बात ही करी गई थी। कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए स्टेट लेवल के ऊपर। इन्होंने कहा था कि जो सदर्न लैंग्वेजेस हैं उनको हिंदी स्पीकिंग स्टेट में प्रमोट करना चाहिए, और जो सदर्न स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पर हिंदी को हमें प्रमोट करना चाहिए, ये भी इन्होंने यहाँ पर कहा था। इसके साथ ही इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, प्रेफरेबली इंग्लिश, उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस की भी बात हो रही है, संस्कृत की भी बात करी गई है, और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में प्रेफरेबली इंग्लिश की बात यहाँ पर करी जा रही है। इसके साथ इन्होंने गर्ल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया था, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर भी फोकस किया गया था इस रिपोर्ट में। ट्राइबल एजुकेशन एंड फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर भी स्पेशल फोकस इस रिपोर्ट में किया गया था, उनकी एजुकेशन की बात भी करी गई थी। साइंस और मैथ्स को इंटीग्रल पार्ट बताया था इन्होंने ग्रोथ ऑफ द नेशन का, इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि मैथ्स एंड साइंस एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है। कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रिफॉर्म होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, और स्पेशल अटेंशन इन्होंने दिया था पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की रिसर्च के ऊपर, ट्रेनिंग पे, एडुकेट लाइब्रेरीज को सेटअप करने की बात हुई थी, लेबोरेटरीज एंड फंड्स की बात भी यहाँ पर हुई थी। इन्होंने कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, फंड्स यहाँ पर प्रोवाइड पूरे करने चाहिए, और इन्होंने 10+2+3 सिस्टम को भी रिकमेंड किया था, ठीक है। Next question is the first national sports university, a central government university, is in state of. So national sports university कौन सी स्टेट में है ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब। so, कौन सी स्टेट में है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड है मणिपुर में, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो मणिपुर में लोकेटेड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया था 16 मार्च 2018 को, ठीक है। तो इस तरह की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो स्पेशली स्पोर्ट्स एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। तो याद रखना मणिपुर में है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रीविएशन हैफा स्टैंड्स फॉर। तो हैफा की क्या फुल फॉर्म है ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हायर एजुकेशन फाइनेंस एकेडमी, सेकंड है हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, थर्ड है हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एसोसिएशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसीज। तो क्या होगी फुल फॉर्म हैफा की? सो राइट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। सो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी को गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 31 मई 2017 को। ये एक ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें जो पार्टिसिपेशन का रेशो है वो 90.91% है और कैनरा बैंक का 9.09% है, ठीक है। तो इसको रजिस्टर किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि ये एक कंपनी है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है ये। एक एनबीएफसी है, ठीक है, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है जो आरबीआई के अंडर में भी आती है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है तो एनबीएफसी है, लेकिन ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों इसको एस्टेब्लिश किया गया था? इसका विजन क्या है? इसका विजन है कि भारत के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, उनकी फाइनेंसिंग की जाए ताकि वो अपना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें, ताकि उनकी जो रैंकिंग है, जो ग्लोबल रैंकिंग है, वो इंक्रीज हो और ग्लोबल रैंकिंग्स में वो टॉप पर आएँ, ठीक है। तो ये इसका विजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यौगिक साइंस हैज बीन सेट अप बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन द स्टेट ऑफ। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कौन सी स्टेट में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर जो है वो यौगिक साइंस के लिए सेटअप किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका। सो कर्नाटका में सेटअप किया गया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक सेंटर। कहाँ किया गया है? बेंगलोर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सो वो स्टूडेंट्स जो योगा सीखना चाहते हैं उनके लिए बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एक 15 एकड़ के एरिया में इंटर यूनिवर्सिटी योगा सेंटर को सेटअप किया गया है इसके जननावर्थी कैंपस में। ठीक है, जिसको सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। ठीक है, सो बेंगलोर यूनिवर्सिटी में इसको सेटअप किया गया है जो कर्नाटका में है, और बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में योगा को वैसे भी कंपलसरी किया हुआ है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम एरिया स्टैंड्स फॉर। तो एरिया की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो इस स्कीम की फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स। सेकंड ऑप्शन है अटल रिसर्च इनिशिएटिव ऑन इनोवेशन एंड एकेडमिक्स। थर्ड ऑप्शन है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस अचीवमेंट। एंड फोर्थ इज अटल रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस अचीवमेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा, क्या इसकी सही फुल फॉर्म है, ये आपको यहां पर बताना है। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। जो एरिया ये रैंकिंग है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और इस इनिशिएटिव्स को गवर्नमेंट लेकर के आई थी ताकि जो भी हमारे मेजर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उनको रैंक किए जा सके ऑन पैरामीटर्स ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे हायर एजुकेशन में, जो कौन से इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए इस रैंकिंग को लाया गया है। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है, याद रखना, इसके नाम से भी वैसे क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अंडर ग्रेजुएट BBOC डिग्री प्रोग्राम्स रिक्वायर कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी क्रेडिट्स ऑफ द कोर्स वर्क। तो BBOC जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ वोकेशनल, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसको पूरा करने के लिए कितनी क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है एज पर द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 60 क्रेडिट्स, ऑप्शन नंबर 2 है 80 क्रेडिट्स, ऑप्शन नंबर 3 है 20 क्रेडिट्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 है 180 क्रेडिट्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 180 क्रेडिट्स। तो BBOC कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एज पर द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 180 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है क्या? NSQF इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया है बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, इन लेवल्स को डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके हिसाब से इसमें लेवल्स दिए गए हैं। ठीक है, चाहे वो उनके जो लर्निंग आउटकम्स है वो फॉर्मल एजुकेशन से आया हो, नॉन फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम के हिसाब से लेवल्स असाइन करे जाते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स में। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो लेवल्स होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो देखो ये सारे लेवल्स हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में, लेवल 4 से लेकर लेवल 10 तक ही हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज से लेकर स्टार्ट होते हैं रिसर्च लेवल तक। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था लेवल नंबर 7 का, BBOC डिग्री के लिए कितने क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। सो 180 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो ये था हमारा लेक्चर ऑन हायर एजुकेशन PYQs जो जून 2020 एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो आई होप आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।